हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 10 जिसका नाम ध्वनि है उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बच्चों आपके ये सारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है सही उत्तर चुनिए। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्वनि संचरित हो सकती है, आपको बताना है ध्वनि किस किस पदार्थ में संचरित हो सकती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये आप इस चित्र को देखते हैं, इन चित्रों की मदद से आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकेंगे। तो देखें ये बच्चों, ये सबसे पहले जो चित्र जो दिया हुआ है, ये बच्चा जो है जल में जो घंटी है उसको बजा रहा है और उसको सुनने की कोशिश कर रहा है। तो जल क्या होता है बच्चों? द्रव होता है ना। तो द्रव में इसका मतलब इसे सुन रही है आवाज़। ऐसे ही ये देखें यहाँ पर ये बच्चा जो है इस टेबल पर जो दूसरा बच्चा है जो बजा रहा है अपने हाथ से, तो उस आवाज़ को, उस ध्वनि को सुनने की कोशिश कर रहा है। तो टेबल बच्चों क्या है? ठोस वस्तु है। ठीक है, इसके बाद आप ये तीसरा चित्र देखें जिसमें एक बच्चा ये खिलौना टेलीफोन की मदद से दूसरे बच्चे को बात सुना रहा है अपनी, है ना। तो टेलीफोन जो होते हैं बच्चों, जो जैसे हम लोग आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में जो आप एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते हैं उसमें क्या माध्यम होता है? वायु जो एक गैस का रूप है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस यानी वायु तीनों ही जगहों पर जो है ध्वनि को सुना जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर भी क्या आएगा? ठोस, द्रव, गैस, जिस ऑप्शन में तीनों होंगे, है ना। हम क्योंकि हर जगह पे ध्वनि तीनों जगह पे सुन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका ऑप्शन आ गया घ, ठोस, द्रव तथा गैस। ठीक, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति जो है, यहाँ बताना है आपको कि किसकी आवृत्ति जो है वह न्यूनतम होती है, मतलब सबसे कम बतानी है। ठीक है, तो सबसे कम आवृत्ति होने की संभावना यहाँ देखें, छोटी लड़की, छोटा लड़का, पुरुष और महिला। तो सबसे कम आवृत्ति होने की संभावना छोटी लड़की की में होती है, जैसे ये बच्ची बजा रही है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा फोटो से भी। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी का मतलब बच्चों ट्रू होता है। ठीक है ना। तो और गलत कथन के सामने एफ और टी आपने यूज़ करना है। एफ मतलब फॉल्स मतलब गलत। ठीक है, तो टी जहाँ लिखे जा रहा है मतलब वह जो सेंटेंस है आपका वह सही है, और जहाँ एफ लिखा जाएगा वह गलत है। ठीक, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला जो इसमें दिया हुआ है। देखें, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो देखो बच्चों, यहाँ वर्ड दिया हुआ है निर्वात। तो निर्वात का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। निर्वात मतलब जहाँ हवा बिल्कुल भी ना हो, उस जगह को हम कहते हैं निर्वात। ठीक है, तो निर्वात में क्या है हमारे पास, हमने अभी पढ़ा था ध्वनि जो है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों जगहों पर, मतलब तीनों तरह की वस्तुओं में गमन उनका ध्वनि का संचरण हो सकता है। तो निर्वात में क्या है बच्चों, ना कोई ठोस है ना द्रव है ना। तो वहाँ पर तो गैस भी नहीं है क्योंकि कुछ हवा ही नहीं है, तो इसलिए निर्वात में कोई माध्यम नहीं है। तो ध्वनि को जब भी संचरण करना होता है तो उसको हमेशा माध्यम की ज़रूरत होती है। तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, हवा भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ ध्वनि संचरित नहीं होगी। तो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ था उसमें यही लिखा है कि ध्वनि संचरित नहीं हो सकती निर्वात में, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवृतकाल कहते हैं। अब देखें, कोई कंपित वस्तु हो रही है, जैसे मान लीजिए ये एक पेंडुलम है, सरल लोलक है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना होता है जैसे, है ना। तो ये जो इसकी इधर उधर की जो गति होती है वही कंपन कहलाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को उसका आवृतकाल कहते हैं। तो बच्चों ये आपका जो है फॉल्स है, ये आवृतकाल नहीं कहलाता। आप इसमें देख सकते हैं आवृतकाल, काल जो है वह किसी समय को इंगित कर रहा है ना, तो ये समय नहीं है,
यहाँ पर आवर्त काल जो है समय के लिए नहीं है यहाँ, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो भाग दिया हुआ है, अगले भाग में आपको लिखा है कि यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि आयाम क्या होता है। तो देखें, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं, बोलते हुए जो आपकी या फिर हम लोग एक बार पहले पेंडुलम से समझ लेते हैं। ये देखें, ये पेंडुलम सरल लोलक, ये सरल लोलक आपका कितनी दूर तक दूसरी तरफ और इस तरफ दोनों अपनी तरफ दाईं बाईं तरफ कितनी दूर तक ये जाता है, कितना, तो वो जो इसकी दूरी है वह आयाम कहलाएगी। अगर हम मान लो इसको इस तरह से तरंग को इस तरह दिखाते हैं ग्राफ की सहायता से, तो ये देखें, ये इस तरह से, ये देखें, ये जो इसकी ऊंचाई है तो वही उसकी आयाम कहलाती है। अगर मान लो किसी तरंग की ऊंचाई इससे ज़्यादा है, ये ऐसे है ना, तो इसका आयाम भी अधिक है। इसको कहा जाता है आयाम की वह जो आपकी कंपित वस्तु है वह कितनी दूर तक जा रही है, कितना उसकी ऊंचाई है। ठीक, तो इसको आयाम कहा जाता है। आप इस चित्र की मदद से भी देख सकते हैं। इस चित्र में ये देखें आप, यहाँ पर ये निम्न आयाम, यानी कि ये देखें, ये छोटी सी ऊंचाई है इसकी, और ये देखें ये जो है इसमें लंबा जा रहा है, तो ये उच्च आयाम है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपकी ध्वनि का उच्च आयाम होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी ध्वनि प्रबल होगी। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्गनेस। जैसे कि आप अगर शेर की दहाड़ सुनते हैं, तो वो जो शेर की दहाड़ है आप सुनते होंगे कभी, तो वह जंगल के दूसरे किनारे तक भी बच्चों जो जानवरों को सुन जाती है। तो वो जो दहाड़ है वो कितनी प्रबल होती है, तो वह प्रबल इसीलिए है कि उसका आयाम जो है वो उतना ही ज़्यादा है। ठीक, तो किसी वस्तु का आयाम कि वह कितनी ऊंचाई तक दूर तक वह जा रही है उसकी ध्वनि, उससे हमें पता चलता है। ठीक, तो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन लिखा है यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया जैसे शेर की दहाड़ जो होती है उसका आयाम अधिक होता है। शेर की दहाड़ का जो आयाम है मतलब उसकी आवाज़ ही कह सकते हैं आप, शेर की जो आवाज़ है वह क्या है, बहुत ही ज़्यादा अधिक आयाम की होती है, तो इसलिए वह प्रबल भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है ये आपका गलत हो गया, यानी फॉल्स हो गया। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से फॉल्स है। अब ये जैसे हमारा ऊपर वाला था संचरित ध्वनि निर्वात में नहीं हो सकती, तो देखें ये इस चित्र की मदद से देख सकते हैं। ये बच्चा जैसे ग्लास को मुंह पे लगाए हुए है ना, तो वो वहाँ पर जब उस ग्लास की बिल्कुल वायु ख़त्म हो जाती है तो वह ध्वनि जो है आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती है। ठीक है, मतलब ध्वनि वहाँ पर आपकी संचरित ही नहीं होएगी। हम इसके बाद अगला देखते हैं। अगले पार्ट में लिखा है कि मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास जो है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। ये बिल्कुल सही है बच्चों। 20 हर्ट्ज जो है इसकी इकाई है, से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ जो है वह ध्वनि जो है हमारे मानव कान सुन सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं सुन सकते। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारवत तो उतना ही अधिक होगा। कंपन की आवृत्ति अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो कंपन की आवृत्ति कैसे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आप इस चित्र की सहायता से अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखें, ये जो ड्रम है, ये जो बज रहा है, तो इसकी जो आवृत्ति है वह देखें ये इस तरह से है, मतलब कि अच्छी देर से एक तरंग दोबारा से क्रिएट हो रही है। यहाँ देखें ये इतनी जल्दी सीटी की आवाज़ से ये तरंग बनती जा रही है ना, तो ये जो ध्वनि है इसकी आवृत्ति अधिक है। ठीक है, इस ध्वनि की आवृत्ति कम है। तो ये जो ध्वनि आपकी जिसकी आवृत्ति अधिक है तो उसका तारत्व भी अधिक ही होगा।
ठीक है। तारत्व जिसका अधिक होता है वह ध्वनि जो होती है तीक्ष्ण ध्वनि होती है, मतलब वह ध्वनि बहुत तीखी आप कह सकते हैं होती है। जितना अधिक तारत्व उतनी ही अधिक तीखी या तीक्ष्ण आवाज़ होती है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला भाग में जो लिखा है कि अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो देखो बच्चों, संगीत तो सबको सुनना अच्छा लगता है ना, वो तो अप्रिय नहीं होता है, तो इसलिए ये कथन आपका क्या हो गया, गलत। गलत का मतलब एफ, तो ये एफ लिखा है। अगला है ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण असक्तता उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल, जो ध्वनि होती है जैसे हमारे कानों से ये देखें आप, ये टकरा के आगे हमारे कान के अंदर वाले भाग तक पहुंचती है ना, तो इससे क्या है, जब हम ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हमेशा रहते हैं तो ध्वनि हमें मंदी होगी, वो अभी काम नहीं सुनाई देगी ठीक से, है ना। तो इसलिए ये श्रवण असक्तता उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को उसका आवृतकाल कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे, आवृतकाल। कि एक दोलन जो है वह कितने समय में पूरा हो रहा है, वह उसका आवृतकाल। अगला, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। प्रबलता, बिल्कुल ठीक बात है, आयाम से ही निर्धारित की जाती है कि कौन सी चीज़ कितनी प्रबल होगी। अगला है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। बिल्कुल ठीक है, ये आपका खाली स्थान में हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है बच्चों, इसमें कैपिटल एच बनाएंगे आप और स्मॉल जेड बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हर्ट्ज जो थे ये साइंटिस्ट थे, उनके नाम से नाम रखा गया है, तो ये एच जो है वो आपका हमेशा कैपिटल आएगा और जेड स्मॉल आएगा। इसके बाद अगला, अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। बिल्कुल, हम लोग शोर को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ना, तो वैसे ही अवांछित ध्वनि जो है उसको भी हम नहीं पसंद करते। अगला है आपका, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। ये बिल्कुल ठीक है कि ध्वनि जितना अधिक आवृत्ति वाली होगी उतनी ही उसकी तीक्ष्णता ज़्यादा होगी। अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए, तो बच्चों देखो अगले क्वेश्चन में जो आपके लिखा है कि एक दोलक जो है उसको 4 सेकंड में वह अपने 40 बार दोलन करता है। दोलक बच्चों यानी जो सरल लोलक है जैसे, तो ये इधर और उधर की जो ये गति है इसकी, ठीक है, इसको वो 40 बार 4 सेकंड में कर लेता है। तो इसका आवृत्तकाल और आवृत्ति दोनों ही बतानी है। ठीक है बच्चों, तो देखें जो पहले है वह हम निकालते हैं कि जो 40 दोलन है उसमें समय कितना लगा, 4 सेकंड। जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लिया। तो अब एक दोलन में लगा समय कितना हो गया बच्चों, 4/40। ठीक, तो 4/40 जो है इसको आप काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 धाई 40 है। इस तरह से 1/2 10 जो है ये आपके सेकंड आ गए। ठीक, तो अब जो आपका आवृतकाल है बच्चों वह कितना आ गया, 0.1 सेकेंड। अब ये 0.1 सेकेंड यहाँ पर क्यों लिखा है कि 1/10 है उसमें से जब दशमलव लगाएंगे तो 0.1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 0 के नाम की दशमलव लग जाएगी, तो यहाँ पर आपका 0.1 सेकेंड आंसर आ गया। तो ये देखें बच्चों कि एक दोलन को करने में जो समय लगता है उसी को आवृतकाल कहा जाता है ना। तो ये आवृतकाल आपका आ गया 0.1 सेकेंड। इसके बाद है दोलन की आवृत्ति कि उसने कितनी बार वह दोलन करा है। ठीक है, तो कितनी बार करा है उसके लिए हम इसको 40/4 करके लेंगे। तो 4 एकम 4 4 धाई 40, तो ये हो गया 10 बार। तो उसने 10 बार दोलन करा है, तो 10 हर्ट्ज ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, ध्यान से लिख लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवृतकाल निकालना है आपने यहाँ भी। तो आवृतकाल अभी हमने पीछे ही देखा कि कितना समय लगता है एक दोलन पूरा करने में, है ना। तो यहाँ कितने कंपन है, 500 कंपन। जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसे लिख लेंगे। 500 कंपन में कितना समय लग गया, 1 सेकेंड। तो अब एक कंपन में कितना समय लगेगा, 1/100 500।
तो 1/500 सेकंड ये हो गया हमारा 1/500 सेकंड। तो इसको आप जब काटेंगे आगे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.002 सेकंड। तो ये आपका आवर्तकाल हो गया 0.002 सेकंड। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए, वह भाग हमें बताना है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पन्न होकर ध्वनि जहाँ उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब है बस जो भाग है वह कंपित होएगा, है ना। तो जो कंपित होने वाला भाग है वही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ इस तरह से ये सारणी बना ली गई है, यहाँ वाद्य यंत्र है, यहाँ कंपित भाग है। तो पहला जो है क्वेश्चन में दिया है ढोलक। तो ढोलक जैसे कि ये हैं बच्चे, तो इनके ऊपर आप देख रहे हैं ये एक झिल्ली जो है वो तनी हुई होती है बिल्कुल, तो इसलिए इसको लिखा है तानित झिल्ली। तो ढोलक के ऊपर तानित झिल्ली जो है वो उससे इसमें आवाज़ उत्पन्न होती है। फिर है सितार। सितार जैसे आप चित्र में देख रहे हैं ये वाला, तो ये चित्र में जो सितार है ये आपने वैसे भी देखा होगा, इसमें यहाँ पर ऐसे तार लगे होते हैं, तो इन तारों को ही बजाने से आवाज़ उत्पन्न होती है, तो इसका हो गया तार। फिर है बांसुरी। तो बांसुरी जो है बच्चों ये देखें आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, तो और आपने खुद भी देखी होगी कि बांसुरी में फूंक मारी जाती है ना, हवा, मतलब आप अपने मुंह से उसमें फूंक मार के तब उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये आपकी बांसुरी जो है उसमें किसके कारण आवाज़ उत्पन्न हो रही है, वायु स्तंभ के कारण। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, आपको अंतर बताना है शोर और संगीत में। ठीक है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, ये पूछ रहे हैं। तो देखें, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए शोर और संगीत में अंतर क्या है। तो इसके अंतर के लिए देखें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप भी इसी तरह से लाइन खींच के एक तरफ शोर और एक तरफ संगीत करके ये पॉइंट्स लिख लें। 2 ही पॉइंट हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, पहला और दूसरा। तो पहला है, जो ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लगे। देखिए बच्चों, नहीं लिखा है तो वह शोर है, क्योंकि हमें शोर तो अच्छा नहीं लगता है ना, कोई भी शोर मचाता है तो और संगीत जो होता है वो हम लोगों का सुनने का मन करता है, तो इसलिए वह ध्वनि जो कानों को अच्छी लगती है वह संगीत है। ठीक, तो इसी तरह से दूसरे पॉइंट में लिखा है अवांछनीय, मतलब जो ध्वनियाँ हम नहीं चाहते उन ध्वनियों को, और बहुत ऊंची आवाज़ में वह ध्वनियाँ आ रही हों तो वह शोर हो जाती हैं। ठीक है, वांछनीय ध्वनियाँ या फिर सुरीली आवाज़ जो होती है वह संगीत होती है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा संगीत और शोर में अंतर। तो अगला क्वेश्चन इसी में था कि क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, जब हम, जैसे आपने देखा होगा डीजे वाले जो होते हैं, जब रात को आपका अगर मन करे सोने का, है ना, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा रहे होते हैं शादी ब्याह में, है ना, तो वो उस वक्त आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वह आपको शोर लगता है उस वक्त। ठीक है, तो उस वक्त संगीत जो है आपका शोर बन जाता है। ठीक, ये पर्सन टू पर्सन, मतलब हर एक बंदे पर निर्भर करता है कि वह संगीत उसके लिए कितनी ऊंची आवाज़ में होने पर शोर बन रहा है। ठीक, तो ये आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये इस चित्र में ये जो दिखाया हुआ है इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपका ध्वनि है वह अगर बहुत ऊंची आवाज़ में अवांछनीय आ रही है तो ये आपकी वो शोर है, और अगर ये संगीत जो है आपका ये भी जब बहुत ऊंची आवाज़ में हो जाएगा तो वो शोर बन जाएगा और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, क्वेश्चन देखें कि अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। आपने बताना है कि ध्वनि प्रदूषण कैसे कैसे बढ़ जाता है। तो इसमें अभी हमने बात ही करी थी कि जो डीजे की आवाज़ है उससे बहुत ऊंची आवाज़ हो जाती है तो वह शोर बन जाती है ना। तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण, जब ध्वनि बहुत ऊंची हो जाती है, शोर हो जाती है, तो वही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, तो इसके कारण देखते हैं। निम्न स्रोत हैं, जो पहला डीजे की आवाज़, है ना, फिर है टीवी की ऊंची आवाज़ की हो तो भी हमें अच्छा नहीं लगता, वाहनों की हॉर्न की ऊंची आवाज़ है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज़ है, ठीक है, या ढोल बाजों की आवाज़ है, फैक्ट्री उद्योगों में लगी मशीनों की आवाज़ है, ये सब हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण का स्रोत बन जाते हैं। आप यहाँ चित्र की मदद से भी देख सकते हैं, जैसे ये गाड़ी, इसके हॉर्न, ये लाउड स्पीकर, ये हथौड़े से इस कील को ठोक रहा है ज़ोर ज़ोर से, है ना, और आपका सोने का मन कर रहा है तो उस वक्त आपको ये जो है शोर लगेगा। ये फैक्ट्रियों का जो है विभिन्न मशीनों की आवाज़ें, ठीक, और
या फिर वायुयान की आवाज़ जो होती है वो भी हमें कई बार शोर लगती है ना, जब एकदम तेज़ गति से निकल रहा हो। तो यहाँ पर ये आप और इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये जैसे फ़ोन पर ऊंचे ऊंचे कोई बोल रहा है तो भी वो कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है ना। ये डीजे वगैरह की आवाज़ हो गई, लाउड स्पीकर की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। कि यहाँ से जो है हमारे अधिक आवाज़ जब आ रही है किसी से भी तो वह हमें प्रदूषण लगता है ध्वनि का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है बच्चों की, वर्णन कीजिए ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है वह किस प्रकार से हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है कि जब उच्च ध्वनि में हम रहते हैं, है ना, तो आपने खुद देखा होगा कि हमें एक आदत सी हो जाती है। फिर अगर आप उच्च ध्वनि में ही हमेशा रहेंगे तो आपको मंद ध्वनि तो सुनेगी ही नहीं, है ना। तो ये इससे क्या होगा, उच्च ध्वनि में हमारी क्या होता है कि हमारी नींद जो होती है वो भी खराब हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले तो हमारे कानों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, कानों पर, है ना। तो बहरे भी आप हो सकते हैं, ऐसे बहरा हो सकते हैं मनुष्य। तो यही है इसमें देखें, अनिद्रा मतलब नींद नहीं आएगी, आपको बहुत शोर होगा तो हृदय स्पंदन दर का बढ़ जाना, मतलब जो हमारे हृदय की जो स्पंदन हो रहा है, उसकी धड़कन जो हो रही है वह दर उसकी बढ़ जाएगी। बहरा होने का डर, मानसिक तनाव जो है वह बढ़ जाएगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। तो ये सब कारण हैं हमारे ध्वनि प्रदूषण के, कि ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या हानियाँ आपको हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें से लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर और दूसरा मकान जो है सड़क से 3 गली छोड़ कर देने का प्रस्ताव किया गया है। तो आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो देखें बच्चों, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण जो है वह रोड पर ज़्यादा होता है ना, तो रहने के लिए जो मकान है वह रोड पर ना लेकर कहाँ लिया जाएगा, 3 मकान छोड़कर जो होगा, है ना, तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर में भी देखते हैं कि सड़क से 3 गली छोड़कर स्थित मकान खरीदना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे मकान तक सड़क पर चलने वाले वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। सड़क किनारे वाले मकान में शोर ज़्यादा पहुँचेगा, जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन, तड़ित मतलब बिजली जो चमकती होती है, मेघ गर्जन जो बादल गरजने की आवाज़ होती है, कि घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखें बच्चों, आपने खुद देखा होगा कि जो तड़ित होती है, ये जैसे बिजली चमक रही है, ये आपको बहुत जल्दी दिखती है, और मेघ जो साथ में अगर गरज रहे हैं तो वो हमें बाद में दिखाई देते हैं, मतलब बाद में सुनाई देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है। तो देखें, प्रकाश जो होता है, क्योंकि तड़ित जो हो रही है बच्चों, तो तड़ित में क्या है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ना। तो प्रकाश जो है, आपको पता ही है कि प्रकाश हम तक, पृथ्वी तक पहुंचने में जो है बहुत जल्दी, सिर्फ 8 सेकंड का समय लेता है ना। तो प्रकाश जो है वह हम तक, पृथ्वी तक मतलब जल्दी पहुंचता है, प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक जल्दी पहुंचता है। इसकी बजाय ध्वनि, ध्वनि किस चीज़ की है, ध्वनि बादलों की गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है वह ध्वनि है। तो ध्वनि को पहुंचने में पृथ्वी पे समय लगता है प्रकाश की तुलना में, इसीलिए हमें प्रकाश यानी तड़ित पहले दिखाई दे जाती है, और गर्जन जो होती है बादलों की गड़गड़ाहट की, वो हमें बाद में सुनाई देती है। तो यही आंसर में भी लिखा है। देखें, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन दोनों घटनाएं एक ही समय पर घटित होती हैं, फिर भी तड़ित हमें पहले दिखाई देती है, क्योंकि ध्वनि का पृथ्वी तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। तो ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। इसकी तुलना में जो प्रकाश जो होता है, तड़ित का प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है, इसके कारण मेघ गर्जन की ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश जो है वह जल्दी पहुंच जाएगा और ध्वनि जो है वह देर से पहुंचेगी, इसलिए हमें ध्वनि देर से सुनाई देगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, मानव याक यंत्र का चित्र बनाइए और इसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो देखो बच्चों, ये आपके चित्र जो है ये आपके वाक यंत्र का, ये आपकी बुक का लिया गया चित्र है, ठीक है। और ये नीचे ये भी एक चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो लैरिंक्स वाला भाग है इसी को वाक तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके देखें गले में यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहीं से आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसी के बारे में अब यहाँ पर बस लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखें, वाक तंत्र जो होता है हमारा, उसको हम वाक यंत्र या कंठ या वाक तंतु कहलाते हैं। तो एक बार इसको बड़ा कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। इस तरह से देखिए, मानव में वाक यंत्र, कंठ या वाक तंतु लैरिंक्स कहलाता है, ठीक है। तो वाक यंत्र में एक तानित झिल्ली होती है। क्या होती है बच्चों? एक तानित झिल्ली होती है जो वाक तंतुओं से जुड़ी होती है। जब फेफड़ों से वायु झिल्ली से होते हुए, कहाँ से वायु? फेफड़ों से वायु झिल्ली से होते हुए निकलती है तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे वाक ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि उच्च आवृत्ति की होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं तब वाक ध्वनि निम्न आवृत्ति की होती है, ठीक है। एक वयस्क पुरुष में वाक तंतुओं की लंबाई जो है लगभग 20 मिलीमीटर होती है और स्त्रियों में वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है और बच्चों के वाक तंतु इससे भी छोटे होते हैं, जिससे वाक ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। यही कारण है कि बच्चों की आवाज़ जो होती है वो फिर तीक्ष्ण होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मानव वाक यंत्र है, ये चित्र आ गया आपके सामने। तो मानव वाक यंत्र का ये आप चित्र भी बना लें, ठीक है। और इसके कार्यों को यहाँ पर से देखकर आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पूरा हो गया। और अब आप जो हैं अपने क्वेश्चंस को ध्यान से लिख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करेंगे और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।